हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में जो आपने एक वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको 60 दिन का, इन जो 2 महीने परीक्षा आपके बचे हुए हैं उसका मैंने आपको टाइम टेबल दिया था कि इन 60 दिनों को कैसे आपको मैनेज करना है, किस विषय को कितने दिन देना है, कितने घंटे देना है, ये पूरी जानकारी मैंने पूरा टाइम टेबल आपको शेड्यूल बना करके दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और उसको आप फॉलो भी कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग। तो आज हम बात करने हैं भूगोल की, ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि हम ज्योग्राफी में, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो या फिर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इन तीनों की बात करेंगे कि हम इसको कैसे पढ़ें। और इन जो भी हमने आपको इसके लिए आपको 1 हफ्ते का समय दिया था कि 1 हफ्ते में आपको भूगोल कैसे निपटाना है, कैसे ख़त्म करना है, कैसे रिवाइज करना है, तो उन्हीं चीज़ों को बताने वाले हैं कि किन किन टॉपिक पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, किन पर कम करना है, जिससे कि 1 हफ्ते में पूरा भूगोल हम इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट उसको कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल की, फिर बात करेंगे विश्व के भूगोल की और इसके बाद बात करेंगे पर्यावरण की। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता कि आपके पास नोट्स तो होंगे ही, आपने नोट्स लिए होंगे भूगोल के। ठीक है, तो वो नोट्स ही आपको पढ़ने हैं, वही सफिशियंट है। इसके अलावा बाहर आपको इस समय जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आप तो ना तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ना ही आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। तो नोट्स या तो आपने खुद के बनाए हों उनको पढ़ना है, या फिर जो नोट्स आपने हमारे यहाँ से लिए हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, नहीं लिए हैं तो आप अभी भी ले सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। बाकी सीरीज चल रही आरओ की पीसीएस की, तो वही आप ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 6393350769। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल की। तो यहां पर आपको कौन कौन टॉपिक टच करने हैं, करने ही करने हैं। बाकी अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, यानी कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका विश्व में किस रैंकिंग पर है क्षेत्रफल में, और पूरे विश्व का कितना % भूमि यहाँ पर पाया जाता है भारत में। ठीक है, इसकी स्थलीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, जलीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, और सीमावर्ती यानी कि पड़ोसी देश इससे कौन कौन से लगते हैं, और किस देश से इसकी कितनी सीमा लगती है, ये सारा आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, जलीय सीमाएं और स्थलीय सीमाएं देख लेनी है कि किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है, जल के द्वारा या फिर वो स्थल के द्वारा। ये पूरा आपको पढ़ना है, ये हमारे नोट्स में आपको पहला चैप्टर ही मिलेगा। ठीक, इसके बाद उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि हम हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय पर्वत आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। हिमालय में आपको महान हिमालय पढ़ना है, मध्य हिमालय पढ़ना है, शिवालिक हिमालय पढ़ना है। इसके अलावा और भी जैसे मतलब छोटे छोटे पार्ट हिमालय के दिए गए हैं, तो उनको भी आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक, जैसे कुमायूं हिमालय है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी उसमें छोटे छोटे दिए हैं ना, तो वो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जैसे कि कुछ पर्वत श्रेणियाँ, जैसे कि अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, बिंद हो गया, कुछ दक्षिण भारत में और पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गई, कार्डमम पहाड़ियाँ हो गई। साउथ में जब आप जाएंगे, कर्नाटक केरल साइड नीचे साइड आप जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत में, यानी कि उसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, नोट्स में सब दिया हुआ, परेशान ना होना। उत्तर भारत के मैदान जैसे कि भावर है, तराई है, भूड़ है, कौप है, तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, गंगा और यमुना के बीच का जो विशाल उत्तर भारत का मैदान है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, कैसी वनस्पति है, कैसी खेती होती है, ये सब आपको पढ़ना है। वहाँ पर नदियाँ कैसी हैं। इसके बाद नदी तंत्र आपको पढ़ना है, अपवाह तंत्र पढ़ना है, जिसमें आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों नदी तंत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको बहुत फोकस करना है। और इसकी सिंधु की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र से जितनी भी सहायक नदियाँ हैं सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी कि दक्षिण भारत की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, पेरियार हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो नदी तंत्र को, चाहे वो प्रायद्वीपीय भारत का हो या फिर वो उत्तर भारत का नदी तंत्र हो, बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके बाद भारत की मृदा, मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वनस्पति कौन कौन सी होती है, वन वगैरह या वन संपदा, वो भी आपको तैयार करना है। साथ में भारत के तट, जैसे कि ये गुजरात का तट है, काठियावाड़ का तट है, ठीक है, इस तरह कोंकण तट है, मालाबार तट है, तो ये सब आपको पढ़ना है। वनों के बारे में पढ़ लेना, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन से वन कहाँ पर होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के कहाँ पर कौन से हैं, और वो जो है उनका मतलब किस मौसम में वो कटबंदी हैं, उष्ण कटबंदी, इस प्रकार से वन आपको पढ़ना है।
ये हो गया, तट हो गया, पठार हो गया, वन हो गया। खनिज संसाधन, भारत में खनिज कहाँ पर, किस यानी कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है तो इसका डेटा आपको हम देंगे। जो करंट का डेटा है, जो खनिज भंडारण का डेटा है, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, रेंद बांध परियोजना है। तो इस प्रकार की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इस पर भी आपको टॉपिक पर वीडियो मिलेगा और नोट्स मिलेगा। ऊर्जा संसाधन, जैसे कि सौर ऊर्जा है, खनिज ऊर्जा है, मतलब बहुत सारी, और जो ये विद्युत ऊर्जा है, या मतलब जो कोयला से ऊर्जा जनरेट होती है, मतलब कि ऊर्जा वाला पूरा सेक्शन आपको देखना है। उद्योग, जो भारत में प्रमुख कौन कौन से उद्योग हैं, सूती वस्त्र को उद्योग हैं, मतलब कि, और खनिज उद्योग है, मतलब जितने भी उद्योग से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। परिवहन में आप आ जाइए, जैसे कि सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है, इन सब पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ये सारे जो है रिकॉर्ड, सारे डेटा आपको हमारे नोट्स में मिलेंगे। भारत में किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, जल संसाधन हमारे कौन कौन से, खेती वगैरह कैसी होती है, कुएं द्वारा या फिर नलकूप द्वारा, या बारिश पे कितना डिपेंडेंट है। कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, रबी है, खरीफ है, जायद है। ठीक है, किस मौसम में कौन सी फसल किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काटी जाती है, कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है, कौन सी जायद की है, ये सब आपको पढ़ना है। और जो हमारी कृषि में उर्वरक का इस्तेमाल होता है, NP का अनुपात है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और पशुपालन और मत्स्य पालन, ये भी आपको साथ में देख लेना है। तो इतने जो टॉपिक हमने बताए हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना 100%। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर, चाहे जैसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भारत का भूगोल। अब आते हैं विश्व के भूगोल पर। विश्व के भूगोल में आपको कैसे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आते हैं महाद्वीपों पर। जो 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 हैं आपके। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट, में पूरा पढ़ना है। ठीक है, साथ में यूरोप भी देख लेना है थोड़ा बहुत, अगर समय मिले तो। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बचा, वो भी सारे क्यों रह जाएंगे, थोड़ा समय उनको भी दे देना। ठीक, इसके बाद ब्रह्मांड पर आ जाइए। ब्रह्मांड में आपको जैसे कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और जैसे आकाशगंगा वगैरह है ना, ये सब मंदाकिनी, तो इनके बारे में अगर जानकारी ले लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब कहाँ से गुजरती हैं, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। वायुमंडल, जैसे कि वायुमंडल के लेयर हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, और ये सब समताप मंडल हैं, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, ये सब आपको पढ़ना है कि कौन सा मंडल कहाँ तक है, किस मंडल में क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, बादल कहाँ बनते हैं किस मंडल में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ओजोन परत के बारे में देख लेना है ना। इसके बाद कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, है ना, नगरीकरण हो गया, जनसंख्या हो गई। तो ये विश्व के संदर्भ में आपको पढ़ना है। यहाँ पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य आपने भारत के संदर्भ में पढ़ा था, अब आपको विश्व के संदर्भ में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें भी आपको नोट्स में उपलब्ध कराई जाएंगी, नोट्स में है ही सब। ठीक है, बाकी जो करंट के डेटा हैं वो आपको मिल जाएंगे, बाकी तो जो ट्रेडिशनल है वो तो नोट्स में आप पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ आपको मिला हुआ है। उद्योग धंधे, परिवहन और ये मिट्टियाँ हैं, तो ये सब जो आपने अभी भारत के संदर्भ में बताया था ना, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है विश्व के भूगोल में। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गए। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसके अलावा जैसे आर्थिक भूगोल में भी काफ़ी चीज़ें हैं, वनस्पति भूगोल, प्राकृतिक भूगोल है, और मतलब मानव भूगोल है, तो वहाँ पर भी काफ़ी जैसे यहाँ पर भी आपको जनजातियाँ देख लेनी। ठीक है, तो विश्व की जनजातियाँ हैं, तो वो भी आपको किस देश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये तो हो गया भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। अब आते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर। ठीक है, तो देखिए पारिस्थितिकी पर्यावरण में अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, और वो हमने आपको सारे नोट्स में प्रोवाइड किए हैं। जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का नोट्स आपको मिला है वो बहुत ही काम का नोट्स है। उतना अगर आपने नोट्स पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि IAS तक का प्रश्न गलत नहीं होगा। IAS हो गया, PCS हो गया, RO हो गया, लोअर PCS हो गया, मतलब तो वो नोट्स आपको सिर्फ पढ़ना है जो भी उसमें टॉपिक दिए हैं। 8-10 टॉपिक दिए हैं, जिसमें से 6-7 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। और इसके बाद मुझे लगता है आपको पर्यावरण में कुछ ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट्स आप हमारा जो है पर्यावरण वाला जरूर पढ़िएगा, जिसने नहीं लिया वो भी ले सकता है इस नंबर के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी का एकदम से होल स्टडी करनी है,
ताकि भूगोल से आप सोचिए कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और अगर पर्यावरण को मिला दिया जाए तो मुझे लगता है कम से कम 25 क्वेश्चन, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कि 25 क्वेश्चन ऑन एवरेज मैंने जोड़ा, मतलब बहुत मिनिमम कि इन तीनों से मिलाकर के 25 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनते ही बनते हैं, आप ही जान लीजिए। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। मतलब और कितना समय में, मैंने 1 हफ्ते का समय दिया था, 3 दिन इंडियन ज्योग्राफी, 3 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी और 2 दिन दिया था मैंने आपको इन्वायरमेंट के लिए। तो देखिए पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना, क्योंकि इतने कम समय में रिवीजन ही हो सकती, पढ़ा नहीं जा सकता है। अब तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको अंतिम समय में इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और भैया मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इन टॉपिक को जरूर टच कर लें एक बार फिर से। टच का मतलब छूना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। मतलब सर टच कर लिया मैंने, हो गया, नहीं, पढ़ना भी है, ठीक है। टच करने का मतलब इनको आपको एक बार पढ़ना ही पढ़ना, रिवाइज करना है। इसके बाद आप चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, वो आपकी मर्जी। पढ़ लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन इतना पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का और भी जो टॉपिक है वो हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे और सबके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे आपको जीएस को तैयार करना है। फिर एक वीडियो हिंदी पर बना देंगे, एक या 2-3 वीडियो हिंदी पर बनाएंगे तो वो पूरा आपको समझा, जैसे विशेषण विशेष वगैरह हो गए तो वो भी आपको थोड़ा समझा देंगे, है ना, तद्भुत समझा देंगे। तो ये सब सारी थोड़ा चीज़ें समझाने वाली हैं, ठीक। बाकी जीएस की और करंट अफेयर्स की सीरीज वगैरह देखिए सारी चल रही हैं, तो आपको सब मिल रही हैं, तो उनको आप लगाते रहिए। बस 2 महीने भैया बचा है, एकदम से साम दान दंड भेद लेकर कुछ भी करके एकदम से बिल्कुल अपने दिमाग को किताबें में घुसेड़ दीजिए, खपा दीजिए। बस कुछ नहीं, बस पढ़ना है कुल मिलाकर के, बस परीक्षा पास करनी है, खाली 5 दिसंबर दिखाई दे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।